भेड़िया क्या है? खारू बंजारे ने कहा। मैं अकेला पनेटी से एक भेड़िया मार सकता हूँ। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू किसी चीज से नहीं डर सकता, और हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र की गरीबी के सबब से वह बुझा बुझा सा दिखाई पड़ता था, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था। उसका असली नाम शायद इफ्तिखार या ऐसा ही कुछ था, पर उसका लघुकरण खारू बिल्कुल चस्पा होता था। उसके चारों ओर ऐसी ही दुरूह और दुर्भेद्य कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी और जमी हुई थीं, और घनी सफेद मूंछों के नीचे उसका मुंह इतना ही अमानुषीय और निर्दय था जितना एक चूहेदान। जीवन से वह निपटारा कर चुका था, मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी वह समय के मुंह पर थूक कर जीवित था। तुम्हारी भली या बुरी राय की परवाह किए बिना भी वह कभी झूठ नहीं बोलता था, और अपने निर्दय कटु सत्य से मानो ये दिखला देता था कि सत्य भी कितना हुसर और भयानक हो सकता है। खारू ने मुझसे ये कहानी कही। उसका वह ठोस तरीका और गहरी बेसरोकारी जिससे उसने ये कहानी कही, मैं शब्दों में नहीं लिख सकता, पर तब भी मैं ये कहानी सच मानता हूँ, इसका एक एक लफ्ज। मैं किसी चीज से नहीं डरता, हाँ सिवा भेड़िए के मैं किस चीज से नहीं डरता। खारू ने कहा, एक भेड़िया नहीं, दो चार नहीं, भेड़ियों का झुंड, 200-300 जो जाड़े की रातों में निकलते हैं, और सारी दुनिया की चीजें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती, उनका उन शैतानों की फौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया काया होता है, ये झूठ है। भेड़िया काया नहीं होता अकेला भी, वह सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो तुम भेड़ियों को जानते ही नहीं। तुमने कभी भेड़िए को शिकार करते देखा है किसी का? बारहसिंगे का। वह शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शेखी नहीं दिखाता। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा गेंद सा कूद कर उसकी जांघ में गहरा जख्म कर देता है, बस। फिर पीछे, बहुत पीछे रहकर टपकते हुए खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच जाता है जहां वह बारहसिंगा कमजोर होकर गिर पड़ा है, या उचक कर एक क्षण में अपने से तिगुने जानवर का पेट चाक कर देता है और वहीं चिपक जाता है। भेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है, वह थकना तो जानता ही नहीं। अच्छे पछिया बैल हमारे बंजारी गाड़ियों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं, और जब उन्हें भेड़िया की बू आती है तो भागते नहीं, उड़ते हैं। लेकिन भेड़िए से तेज कोई चार पैर का जानवर नहीं दौड़ सकता। सुनो, मैं ग्वालियर के राज से आइन में आ रहा था। अजीब सर्दी थी और भेड़िए गोलों में निकल पड़े थे। हमारा गड्ढा काफी भरा था। मैं, मेरा बाप, गिरस्ती और 3 नतनियां 15-15 साल की। हम लोग उन्हें पछाड़ लिए जा रहे थे। किस लिए? मैंने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुजरा करने? अरे बेचने के लिए। और वह किस मसरफ की हैं? ग्वालियर की नतनियां छोटी छोटी गदबदी होती हैं और पंजाब में खूब बिक जाती हैं। ये लड़कियां होती तो बड़ी चोखी हैं, पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास एक तेज बंजारी गाड़ी था और 3 घोड़ों से तेज भागने वाले बैल। हम लोग तड़के ही चल दिए थे। दिन ही दिन में हम आगे जाने वाले साथियों से मिल जाना चाहते थे। वैसे डर के लिए हमारे पास 2 कमान और एक टोपीदार बंदूक थी। बैल हौसले से भाग रहे थे और हम लोग 20 मील निकल आए थे कि बड़े मियाँ ने घूमकर कहा, बैककोट खारे, भेड़िए हैं। मैंने तेजी से कहा, क्या कहा? भेड़िए हैं। होते तो बैल न चौंकते। बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए जरूर हैं। खैर, वह हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं, लेकिन हमें 50 मील और जाना है। बूढ़े ने कहा, और मैं इन भेड़ियों को जानता हूँ। पार साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया था और भेड़ियों और सिपाहियों की बंदूकों के सिवा कुछ न बचा। बंदूक भर लो। मैंने कमानों की तान के देखा, बंदूक तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल के देख ले। मेरे बाप ने कहा, बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुरानी ही वाली है। तब बूढ़े ने मुझे गालियां देनी शुरू की, तू यह है, तू वह है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला, पर नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने भी सब टटोला, तू झूठ बोलता है, तू भेड़ियों की औलाद, मैंने तुझे नई पोंगली दी थी। पर वह बारूद यहाँ कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने मेरी पीठ पर कुहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, शहर पहुंचकर। और इसी वक्त अचानक बैल एकदम रुककर पूंछ हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडहरों में भी आंधी गुजरने से आती है। हवा, हवा, मैंने सहम के कहा। भेड़िए, मेरे बाप ने नफरत से कहा, और बैलों को एक साथ किया। पर उन्हें मार की जरूरत नहीं थी। उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़कर भाग रहे थे। दूर मैं एक छोटे से काले धब्बे को हरकत करते देख रहा था। उस सैकड़ों मील के चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम मीलों की चीज देख सकते हो, और दूर पर उस काले धब्बे को बादल की तरह आते मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही वह नजदीक आ जाएं, मारो। एक भी तीर बेकार खोया तो मैं कलेजा निकाल लूंगा। और तब उन 3 लड़कियों ने एक दूसरे से चिपट कर टिसुए आंसू बहाना शुरू किया। चुप रहो, मैंने उनसे कहा। तुमने आवाज निकाली और मैंने तुम्हें नीचे ढकेला। भेड़िए बढ़ते हुए चले आते थे। हम लोग भूरी पथरीली धरती पर उड़ रहे थे, पर भेड़िए। बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में उड़ती हुई मुर्गाबियों का शिकार कर सकता था, और मेरा बाप, वह तो जिस चीज पर निशाना ताकता था, अल्लाह उसे भूल जाता था।
कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िए को गिरा दिया। धाएं, उसने नेतों की तरह एक कलाबाजी खाई और फिर दूसरी बिल्कुल नेतों की तरह। बैल पागल होकर भाग रहे थे, हवा में उनके मुंह का फेन उड़कर हमारे मुंहों पर मेह की तरह गिरता था और वे रभा रहे थे जैसे बंजारे ने ब्याने वाली भैंसों की निकलें करती हैं। पर भेड़िए नजदीक ही आते जा रहे थे। गिरे हुए भेड़ियों को वे बिना रुके खा लेते थे, वे उनके ऊपर तैर जाते थे। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रख ली थी। धाएं धाएं, मेरी गर्दन पर अब तक जले का दाग है। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए। बूढ़े ने 10 मारे थे, पर तब भी वह गोल बढ़ता ही आता था। ले बंदूक ले, उसने कहा, मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग सकते थे, पर यह ख्याल गलत था। दुनिया के कोई बैल उससे तेज नहीं भाग सकते थे। मैं बंदूक का भी निशाना खूब लगाता था, पर वह देशी जंग लगी बंदूक। खैर, वह लड़की उसे 5 मिनट में भर देती थी। बड़ी अच्छी लड़की थी, वह बंदूक भरती थी, मैं निशाना मारता था अचूक। मैंने 10 और गिराए। धाएं धाएं धाएं। जब सब बारूद खत्म हो गई तो भेड़िए भी कुछ हारे से मालूम होते थे। मैंने कहा, अब वे पिछड़ गए। बूढ़ा हंसा, वह इतनी सी बात से नहीं पिछड़ सकते, पर मैं मरते मरते कह चलूंगा कि 7 मुल्क के बंजारों में खारे सा खरा निशानेबाज नहीं है। मेरा बाप बुढ़ापे में बड़ा हंसोड़ हो गया था। हाँ, तो भेड़िए कुछ पीछे रह गए थे, उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सब चट। बैलों पर कोड़ा बोल रहा था कि 5 मिनट बाद ही उन्होंने फिर हमारा पीछा शुरू किया। वे हमसे 200 गज पर रह गए होंगे और बढ़ते ही आते थे। मेरे बाप ने कहा, सामान निकाल कर फेंको, गड्ढा हल्का करो। एक बारगी ठोकर खाकर गाड़ी चरकरा कर चला। पूरे बंजारों में ये गाड़ी अफसर था और सब सामान फेंककर हमने उसे फूल सा हल्का कर दिया था। और कुछ देर तो हम भेड़िए से दूर निकलते मालूम हुए, पर तुरंत ही वे फिर वापस आ गए। बड़े मियाँ ने कहा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? मैंने कहा, 2 बैल गाड़ी खींच ले जाएंगे। उसने कहा, अच्छा, तब एक नटनिया फेंक दो। मैंने उन 3 में से मोटी को ही उठाया और गड्ढे के बाहर झुला कर फेंक दिया। हाँ, ग्वालियर की नटनिया, उसे दांत लगा 2 तो वह भी भेड़ियों का मुकाबला कर ले। पहले तो वह भागी, पर यह जानकर कि भागना बेकार है, घूमकर खड़ी हो गई और सामने वाले भेड़िए की टांगें पकड़ लीं। पर इससे भी क्या फायदा था, एकदम वह नजर से ओझल हो गई, जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गाड़ी हल्का होकर और आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियाँ ने कहा। पर अब की मैंने कहा, आखिर क्या हम लोग सैर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, एक बैल ना खोल दो। मैंने एक बैल खोल दिया। वह पीठ पर पूंछ रखकर चिंधारता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू भर आए। बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल था, वह बुदा रहा था। हम बच तो गए, मैंने कहा, पर तभी हवा गोल वापस आ गया था। आज कयामत का दिन है, मैंने कहा और बैलों को इतना भगाया कि मेरी हथेली में खून छलछला आया। पर भेड़िए पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मर के गिरना ही चाहते थे। दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे बाप ने चीख कर कहा। इन दोनों में बादी भारी थी और कुछ सोचकर कांपते हाथों वह अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी थी और मैंने शायद बताया नहीं, मुझे वह कुछ अच्छी भी लगती थी। इसलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फालिज मार गया था। मैंने उसे गिरा दिया और वह जैसे गिरी थी वैसे ही पड़ी रही। गाड़ी और हल्का हो गया और तेज दौड़ने लगा, पर 5 ही मील में भेड़िए फिर वापस आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली, माथा पीट लिया। हम क्या करें, भीख मांग के खाना बंजारों का दीन है, हम रईस बनने चले थे। मैंने बादी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। मैंने कहा, तुम खुद कूद पड़ोगी कि मैं तुम्हें धकेल दूं। उसने चांदी की नथ उतारकर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद किए कूद पड़ी। गाड़ी बिल्कुल हवासा उड़ने लगा। वह पूरे बंजारों में गाड़ी का अफसर था, पर हमारे बैल बेहद थक गए और बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के कुंदे से उन्हें मार रहा था, पर भेड़िए फिर लौट आए थे। मेरे बाप के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ, दूसरा भी बैल खोल दें। मैंने कहा, यह मौत के मुंह में जाना है, हम लोग दोनों मारे जाएंगे, हमें या तुम्हें किसी को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा, मैं बुरा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कूद पड़ूंगा। मैंने कहा, हिरास मत होना, मैं जिंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूंगा, तू मेरा असील बेटा है। मेरे बाप ने कहा और मेरे दोनों गाल चूम लिए। उसने अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ले ली और गले में मजबूती से कपड़ा लपेट लिया। रुको, उसने कहा, मैं नए जूते पहने हूँ, मैं इन्हें 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना, मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गाड़ी पर फेंक दिए और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में उसे चिल्लाते सुनता रहा, ये ले, ये ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट 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 चट, मैं ही किसी तरह भेड़ियों से बच गया। खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, जोर से हंसा और फिर खखार कर बहुत सा जमीन पर थूक दिया। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए और मारे। खारू ने फिर हंसकर कहा,
पर उसके साथ ही उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता आ गई और वह भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया।